गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग मुगल कालीन इतिवृत्त के विषय में अध्ययन किया था। इतिवृत्त किसे कहते हैं, इतिवृत्तों की भाषा कौन सी है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं। और जैसा कि इतिवृत्ति की परिभाषा शाब्दिक अर्थ जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि दरबारी लेखकों द्वारा घटनाओं के लेखा जोखा का जो ऐतिहासिक वर्णन राजाओं के संरक्षण में किया जाता था, उसे ही इतिवृत्ति कहते थे। तो बच्चों, इतिवृत्त में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, अब हम उसके विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हुमायूंनामा पहला ग्रंथ है। तो बच्चों, हुमायूंनामा के विषय में हम अध्ययन करेंगे। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था और हुमायूं नामा के लेखिका हैं गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। और इन्होंने इस ग्रंथ में मुगलों की घरेलू दुनिया के विषय में भी लिखा है। गुलबदन ने हुमायूंनामा में जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी। इसके पहले जो बाबरनामा लिखा गया, उसमें बाबर ने अपने जीवन काल की घटित घटनाओं का स्वयं वर्णन किया था, जबकि हुमायूंनामा हुमायूं पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें कि मुगल दरबार मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं है, बल्कि उसमें राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही संघर्षों को सुलझाने में शाही परिवार की उम्रदराज महिलाओं के योगदान का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें बादशाहों और उत्तराधिकारियों के तनावपूर्ण संघर्षों का भी वर्णन किया गया है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में केवल राजाओं का गुणगान नहीं किया, बादशाहों का गुणगान नहीं किया, जैसा कि इसके पहले के इतिवृत्तों में किया जाता था, बल्कि उस परिपाटी से हट करके गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में आंतरिक यानी हरम की घटनाओं का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार बादशाहों और उनके उत्तराधिकारियों के मध्य लगातार संघर्ष होते रहते थे, और उसमें संघर्ष में सुलह कराने की जो भूमिका महिलाओं द्वारा अदा की जाती थी, उसके विषय में गुलबदन बेगम ने लिखा है। जैसे सलीम का विद्रोह और सलीमा बेगम और जोधाबाई का अकबर और सलीम के बीच सुलह कराने का कार्य। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे आदम खां का विद्रोह और उसकी माँ द्वारा अकबर और आदम के बीच सुलह कराने का वर्णन, ये सब जो घटनाएं हैं वह गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा में वर्णित किया गया है। और
गुलबदन बेगम जो थी वह तुर्की तथा फारसी भाषा की ज्ञाता थी। तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। अकबर ने अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबारी कवि था, जिसने अकबर पर अकबरनामा की रचना की, तो अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए अपनी बुआ यानी गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के समय के पूर्व संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। किसने किया? अकबर ने किया। क्या आग्रह किया? अपने पूर्वज, अपने दादा और पिता बाबर और हुमायूं के समय के पूर्व के संस्मरणों को, संस्मरण आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, संस्मरण किसे कहते हैं, इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो घटनाएं यादों पर आधारित होती हैं, मतलब याद करके लिखी जाती हैं, संस्मरण करके लिखी जाती हैं, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो स्मरण करके, तो संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके, यानी कि पूर्ववर्ती शासकों पर भी अबुल फजल प्रकाश डाल सके। इसके लिए अकबर ने अपनी बुआ यानी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, से आग्रह किया, जो कि तुर्की और फारसी भाषा की ज्ञाता थी। दूसरा इतिवृत्त है अकबरनामा। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अकबर के दरबारी कवि, अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा रचित। अकबर के शासनकाल में उसका प्रमुख दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था और उसी के द्वारा यह लिखा गया है, यानी अकबरनामा। अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था, यानी कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। उसका पालन पोषण आगरा में ही हुआ था। अबुल फजल भी अरबी, फारसी भाषा का ज्ञाता था और सूफीवाद तथा यूनानी दर्शन का उच्च कोटि का विद्वान था। वह एक प्रभावशाली विचारक तथा स्वतंत्र चिंतक भी था। उसने उलेमा के विचारों का निरंतर विरोध किया तथा वह राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों से मुक्त कराना चाहता था। अबुल फजल क्या चाहता था? राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप न हो, यानी धार्मिक रूढ़िवादिता को समाप्त कराना चाहता था। अकबरनामा की रचना करने में कुल 13 अकबरनामा की रचना करने में अबुल फजल को पूरे 13 वर्ष लगे थे तथा इसका लेखन 1589 में शुरू किया गया था और अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया है। 3 खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में लिखा गया है। प्रथम 2 खंडों में इतिहास है तथा तीसरी जिल्द या खंड आईने अकबरी है। यानी कि अकबरनामा का कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। पहली जिल्द अर्थात पहला खंड अकबर के पूर्व से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के एक खगोलीय काल
चक्र तक यानी अकबर के 30 वर्षीय कालचक्र की मानव जाति के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। और दूसरा खंड अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास बताता है। अकबरनामा में राजनीतिक घटनाओं का विवरण पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से किया गया है। इसके लेखन में एक नवीन विधि का प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार तिथियों एवं समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है। तो अकबरनामा जो है वह तिथि के अनुसार, तिथि क्रम के अनुसार लिखा गया है और समय के साथ जो परिवर्तन समाज में, धर्म में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो समाज के विभिन्न पक्षों में जो परिवर्तन परिलक्षित हो रहे थे उनका भी वर्णन किया गया है। अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण अकबरनामा के दूसरे खंड में किया गया है। तो अकबरनामा के दूसरे खंड में अबुल फजल द्वारा किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और तीसरे खंड यानी आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को एक मिश्रित संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस मिश्रित समूह में हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का शुरू से ही समूह रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी रहते थे, विभिन्न भाषा भाषी हैं, विभिन्न संस्कृतियों के मानने वाले लोग तब भी थे, अब भी हैं। तो ये जो सांस्कृतिक विभिन्नता थी जिसका सम्मिश्रण सभी लोग मिलजुल करके रहते थे, एक साथ सबके रीति रिवाजों का पालन किया जाता था, सभी लोग घुल मिल करके रहते थे, इसी को मिश्रित संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भाषा अत्यधिक अलंकृत है। भाषा क्या है? अत्यधिक अलंकृत है, यानी कि इसमें भाषा में अलंकारों का, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और इस भाषा में लय और कथन शैली को अत्यधिक महत्व दिया गया है। लय और कथन शैली को महत्व दिया गया। इसका कारण यह था कि इस भाषा में पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। अरबी फारसी में पाठों को क्या किया जाता था? ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, इसलिए लय और शैली पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो बच्चों, आप लोग हुमायूंनामा और अकबरनामा नामक ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके। ये क्या है? इन ग्रंथों को किस में शामिल किया जाता है? मुगलकालीन इतिवृत्तों में शामिल किया जाता है। और मुगलकालीन इतिवृत्तों में पहला ग्रंथ कौन सा आता है? बाबरनामा, जिसे कि स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। और अन्य ग्रंथ जो हैं, अधिकांशतः ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि मुगल शासकों की राजकीय भाषा फारसी भाषा थी। और दूसरा ग्रंथ
अभी अभी हमने बताया आपको कि हुमायूंनामा है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई। यह रचना थोड़ी हटकर के हुई है। अन्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह शासकों पर ही प्रकाश डालते हैं, किंतु इस ग्रंथ में हरम के विषय में भी वर्णन किया गया है। हरम यानी जिस भाग में, महल के जिस भाग में महिलाएं रहती थी उसे हरम कहा जाता था। तो महिलाओं का साम्राज्य में कितना पकड़ था, कितना प्रभाव था, इसका वर्णन भी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में किया है। साथ ही सम्राट और उनके उत्तराधिकारियों के संबंधों पर भी गुलबदन ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और सम्राट तथा उत्तराधिकारियों के बीच संघर्षों में हरम की वरिष्ठ महिलाओं के हस्तक्षेप और समझौते में योगदान का भी वर्णन हुमायूंनामा में किया गया है। और गुलबदन बेगम ने अबुल फजल के पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य किया, अर्थात अबुल फजल ने गुलबदन बेगम की रचना शैली को अपनाते हुए अकबरनामा यानी तीसरे ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा अकबर पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कि अबुल फजल ने लिखा है। यह 3 खंडों में है। अभी अभी हमने आपको बताया बच्चों कि अकबरनामा कितने खंडों में है, 3 जिल्दों या खंडों में है और इसकी रचना 13 वर्षों में की गई है। और पहले खंड में अकबर के 30 वर्षीय कालचक्र का वर्णन है और दूसरे खंड में अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का विवरण मिलता है। तो तीसरे खंड यानी आईन अकबरी में मिश्रित संस्कृति का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और अकबरनामा की भाषा अलंकृत है, प्रवाहपूर्ण है और कथन शैली को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अगला ग्रंथ है, अगला इतिवृत्त है बादशाहनामा। क्या है बच्चों? अगले ग्रंथ का नाम है बादशाहनामा। तो बादशाहनामा जो है वह शाहजहां पर मुगल काल के चौथे शासक, पहला कौन हुआ? बाबर। बाबर का पुत्र दूसरा हुमायूं शासक बना और हुमायूं का शासनकाल 2 खंडों में विभक्त है बच्चों, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। और हुमायूं के पश्चात तीसरा शासक उसका पुत्र अकबर बना और अकबर के पश्चात उसका पुत्र सलीम चौथा शासक बना और सलीम जिसका नाम जहांगीर था और जहांगीर के पश्चात शाहजहां 5वां शासक बना था। किंतु जहांगीर की रचना का इस चैप्टर में उल्लेख नहीं है, इसलिए अब चौथा ग्रंथ है कौन सा? बादशाहनामा, जो कि 5वें शासक, मुगल काल के 5वें शासक शाहजहां पर लिखा गया है। किस पर? शाहजहां पर। और लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखा है इसे?
अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, जो कि अबुल फजल का शिष्य था। किसका शिष्य था बच्चों? अबुल फजल का। अबुल फजल कौन था? अकबरनामा के रचयिता और अकबर का दरबारी कवि था। तो शिष्य होने के नाते इसने भी वही लेखन शैली यानी कि अकबरनामा के तर्ज पर ही बादशाहनामा का भी वर्णन किया गया, क्योंकि शाहजहां ने लाहौरी की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। तो स्वयं शाहजहां द्वारा प्रभावित होकर ही अब्दुल हमीद लाहौरी को अकबरनामा के तर्ज पर अपने शासनकाल के इतिहास को लिखने के लिए अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया। अकबरनामा की तरह बादशाहनामा भी एक सरकारी इतिहास है। क्या है बच्चों? यह रचना क्या है? एक सरकारी इतिहास है और इसकी भी रचना 3 खंडों में की गई है। जिस तरह से अकबरनामा 3 खंडों में है, उसी तरह से बादशाहनामा, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है और शाहजहां पर लिखी गई है, वह भी 3 खंडों में विभक्त है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अकबरनामा। और प्रत्येक खंड में 10 वर्षों का विवरण है। तीनों खंड में 10-10 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल 1627 से 1647 ईस्वी के प्रथम 2 दशकों पर पहली व दूसरी जिल्द में प्रकाश डाला है और वृद्धावस्था के कारण लाहौरी इस पुस्तक को पूर्ण नहीं कर सका था और पूर्ण करने का कार्य मोहम्मद वारिस ने किया। किसने किया? मोहम्मद वारिस ने किया था। शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने लाहौरी द्वारा लिखित जिल्दों में से कुछ में सुधार भी किया, यानी कि इस ग्रंथ को पूर्ण करने में 3 लोगों का योगदान था। किसका? अब्दुल हमीद लाहौरी का। इसके पश्चात अधूरे कार्य को पूरा किया किसने? मोहम्मद वारिस ने किया और संशोधन के साथ प्रस्तुत किया वजीर सादुल्लाह खान ने। और इस प्रकार बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल के संपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अगला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ अभिलेखागार। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसकी स्थापना किसने की होगी? अंग्रेजों द्वारा की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंगाल अंग्रेजों की शक्ति का केंद्र बिंदु था बच्चों, और बंगाल के नवाब को हराकर ही अंग्रेज भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाले थे। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, और उसको हराने वाला था क्लाइव। इसीलिए क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। तो जिस समय का वर्णन किया जा रहा है उस समय अंग्रेज भी भारत में प्रभावशाली हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। और अंग्रेजों ने भी महसूस किया, क्या महसूस किया? कि औपनिवेशिक काल यानी कि जिस समय भारत
अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका था, उपनिवेश बन चुका था, उस काल में ब्रिटिश प्रशासकों ने यह अनुभव किया कि अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को भली भांति समझने और लंबे समय तक शासन करने के लिए क्या करना चाहिए? भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब मुग़लों की शक्ति कमज़ोर हो गई तो उसका लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का प्रसार करना शुरू किया और बंगाल से शुरू होकर के धीरे धीरे 1858 तक पूरे भारत में शासन करने में सफल हो गए। 100 वर्ष लगा था इन्हें पूरे भारत में शासन स्थापित करने में, जिनमें कि इनके विभिन्न गवर्नर जनरलों का योगदान प्रमुख रहा। 1757 से साम्राज्य स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया क्लायू के द्वारा और 1857 आते आते संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था। नाम मात्र का शासक, नाम मात्र का बादशाह मुग़ल बादशाह था, जो कि हम बता चुके हैं। अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसको कि और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी 1857 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं पर, भारतीय प्रजा पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी हुई। और जिन लोगों के हक को छीना गया उन लोगों ने मिल कर के अंग्रेज़ों के खिलाफ एक योजना बनाई थी, विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसे 21 मई 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संपूर्ण भारत में आंदोलन प्रारंभ करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, किंतु दुर्भाग्य से मंगल पांडे द्वारा गोली चलाए जाने के साथ ही 10 मई को यह क्रांति प्रारंभ हो गई थी और बहादुर शाह जफर, जिनको कि क्रांतिकारियों ने, जो नाम मात्र का मुग़ल बादशाह था, वास्तव में पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। बच्चों, केवल नाम मात्र का शासक था, अब वह भी छिन गया, उसे बंदी बना लिया गया, रंगून भेज दिया गया और निर्वासित जीवन व्यतीत करते ही वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया, जो कि नाम मात्र का चल रहा था और धरातल पर वास्तविकता में क्या था कि अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों ने भी औपनिवेशिक काल, यानी कि भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया तो उस काल में, उपनिवेशिक काल में उपनिवेश बन गया, तो ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या अनुभव किया कि अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को भली भांति समझने और लंबे समय तक भारत पर शासन करने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने 1784 ईस्वी में कोलकाता में सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक अभिलेखागार की स्थापना की। किसकी स्थापना? सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक अभिलेखागार की स्थापना की। इस संस्था ने अनेक भारतीय पांडुलिपियों, इस संस्था द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया? भारतीय पांडुलिपियों का संपादन किया गया, प्रकाशन और अनुवाद का उत्तरदायित्व एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अभिलेखागार ने संभाला। विलियम जोन्स के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। अकबरनामा
और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा सबसे पहले 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेनरी ब्रेवरिज ने कई वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अकबरनामा का ब्रिटिश अनुवादक कौन था बच्चों? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? हेनरी ब्रेवरिज था। और बादशाहनामा के कुछ ही भागों का अभी तक अनुवाद हो पाया है। तो बादशाहनामा का अभी भी अंग्रेजी में पूर्ण रूपेण अनुवाद नहीं हो पाया है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 1784 में की गई थी। किसके नेतृत्व में? विलियम जोन्स के नेतृत्व में। और इसका कार्य क्या था? भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद करना। और इसने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया? सबसे पहले इस डिपार्टमेंट द्वारा किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया? हेनरी ब्रेवरिज के नेतृत्व में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब प्रश्न उठता है कि पांडुलिपियाँ क्या हैं? जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा कि पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन, तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों कि पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि क्या है? हाथ से जो किताबें लिखी जाती हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है। यानी कि हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि के अंतर्गत रखा जाता है। और मुगल काल में भारत में जितनी भी रचनाएं की गई हैं, सब की सब हाथ से लिखी गई थी। और इन पांडुलिपियों को शाही किताब खाने में लिखा जाता था। क्या होता था? कहाँ लिखा जाता था? ऐसे ही घर में बैठ कर के सब लोग किताबें नहीं लिखते थे, बल्कि एक स्थान होता था जिसे क्या कहा जाता था? शाही किताब खाना। और मुगल काल में किताब खाना वास्तव में क्या होता था? लिपि घर। यानी जो शाही किताब खाना होता था उसे क्या कहते थे? लिपि घर, या लिपि घर को शाही किताब खाना कहा जाता था। और इस किताब खाने में या लिपि घर में बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह भी किया जाता था। केवल पांडुलिपियों को लिखने का कार्य ही नहीं होता था, बल्कि पांडुलिपियों को एकत्र करके रखने का कार्य भी कहाँ होता था? किताब खाने में किया जाता था। और पांडुलिपि की रचना कार्य में अनेक लोगों का योगदान होता था। केवल एक लेखक द्वारा लिखने से यह पांडुलिपि पूर्ण नहीं होती थी, बल्कि विभिन्न लोगों के योगदान के फलस्वरूप ही यह पांडुलिपि पूर्ण होती थी। तो बच्चों, आइए अब हम यह देखें कि कौन कौन से लोग एक पांडुलिपि को तैयार करने में अपना योगदान देते थे। तो उनमें थे कागज बनाने वाले का पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने में। तो पहला योगदान कौन करता था? कागज बनाने वाला करता था, जो कि पांडुलिपि के पन्ने तैयार करता था। इसके बाद सुलेखकों का पाठ की नकल तैयार करने में, सुलेखक मतलब जो सुंदर लिखने वाले होते थे, उनका कार्य क्या होता था? पाठ की नकल तैयार करना। इसके बाद कोफ्तगारों यानी
ग्लिडर्स का क्या कार्य होता था? पृष्ठों को चमकाने में। तो कागज को क्या करते थे? चमकाने का काम करते थे कोफ्तकार। इसके बाद चित्रकारों का योगदान होता था, जो क्या करते थे? चित्रकारों के पाठ को चित्रात्मक रूप में लिखने में तथा जिल्दसाज। अब अंतिम नंबर किसका आता है? जिल्दसाज का। तो इसका कार्य क्या होता था? पन्ने को एकत्रित एवं अलंकृत करने का काम जिल्दसाज का होता था। तो इस प्रकार एक पांडुलिपि की रचना कई लोगों के योगदान के द्वारा ही संभव होती थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये पांडुलिपियाँ उनके संरक्षक मुगल बादशाहों की शक्ति एवं वैभव का प्रतीक थीं। तो बच्चों, पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ द्वारा लिखी गई किताबों को हाथ से लिखा जाता था, यानी हस्तलिखित रचनाओं को पांडुलिपि कहा जाता था। और मुगल काल की लगभग समस्त रचनाएं हस्तलिखित होती थी और इनकी रचना लिपि घर यानी किताब खाने में होता था, जो राजाओं के संरक्षण में होता था। इसीलिए इसे शाही किताब खाना कहते थे। प्राइवेट किताब खाना नहीं होता था, यानी व्यक्तिगत किताब खाना नहीं होता था, व्यक्तिगत लिपि घर नहीं होता था, बल्कि शाही लिपि घर होता था, जिसे किताब खाना कहते थे। उसी में पांडुलिपियों की रचना का कार्य किया जाता था। और किताब खानों में केवल पांडुलिपियों की रचना ही नहीं, बल्कि पांडुलिपियों को संग्रह करके भी रखा जाता था। और पांडुलिपियों की रचना एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के योगदान के फलस्वरूप पूर्ण होती थी। जैसे क्या होता था? सबसे पहले किसका योगदान होता था? कागज बनाने वाले का योगदान होता था, जो कि पन्नों को तैयार करता था। दूसरा, सुंदर लेख लिखने वालों का योगदान होता था, जो कि नकल को तैयार करता था। और तीसरा, कोफ्तगारों का काम होता था, जो कि पृष्ठों को चमकाने का कार्य करता था। चौथा, चित्रकारों के पाठ को चित्रात्मक रूप में लिखने में। और पांचवा, जिल्दसाजों का, जो कि पन्ने को एकत्र करके अलंकृत करके जिल्दसाजी का काम कर पांडुलिपियों को पूर्ण कर देता था। इस प्रकार से विभिन्न लोगों के योगदानों के फलस्वरूप पांडुलिपियां तैयार हो जाती थी, जो कि मुगल बादशाहों की शक्ति और वैभव की प्रतीक होती थी। और पांडुलिपियों की वास्तविक रचना करने में शामिल लोगों को पदवियों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। क्या किया जाता था? पदवियों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था। सुलेखकों एवं चित्रकारों को भी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर ही रह गए। इनको किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती थी, यानी केवल ये मजदूर की तरह कार्य करते थे। कौन कौन? जिल्दसाज और कागज बनाने वाले। जबकि चित्रकारों को, लेखकों को और पाठ योजना तैयार करने वालों को पुरस्कृत किया जाता था तथा विभिन्न पदवियां प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुलेखन को महत्वपूर्ण कौशल माना गया। तब सुलेखन यानी सुंदर लेखन को क्या माना गया? महत्वपूर्ण कौशल माना गया। कब? मुगल काल में। और इसका प्रयोग विभिन्न शैलियों में किया जाने लगा। नस्तलिक शैली इन्हीं में से एक प्रमुख शैली थी, जो अकबर की पसंदीदा शैली बन गई थी। तो इतिवृत्त लेखन की नस्तलिक शैली अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि
मुगल दरबार पर प्रकाश डालने में इतिवृत्तों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि विभिन्न ग्रंथ जो फारसी और तुर्की भाषा में लिखे गए हैं के साथ ही पांडुलिपियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं फारसी में लिखे गए, तुर्की में लिखे गए ग्रंथों और पांडुलिपियों के माध्यम से हम मुगल साम्राज्य की, मुगल दरबार की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और मुगलकालीन इतिहास के ये प्रमुख स्रोत हैं बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है मुगल शासक एवं उनका साम्राज्य। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।